हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रांसफॉर्मर सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मर के कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे कोई कंपोनेंट्स किस तरीके से वर्क कर रहा है। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर क्या है, वो आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है। ट्रांसफार्मर एक आर्किटेक्चर है जो कि सेल्फ अटेंशंस को यूज करता है, जिसके अंदर मल्टी हेड अटेंशंस होता है, जो कि एक साथ इंफॉर्मेशंस को पैरेलली प्रोसेस करता है। और उसके बाद ये टेक्स्ट जनरेशन में, इमेज जनरेशन में, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है? ट्रांसफार्मर इज ए आर्किटेक्चर। ठीक है, ये एक आर्किटेक्चर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफार्मर। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर की इमेज है। और इस इमेज को, ये हमारे पास इनकोडर है, ये वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग डिकोडर कहते हैं। ठीक है, ये इनकोडर है और ये वाला पार्ट डिकोडर है। इनकोडर के अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट, इनपुट इम्बेडिंग्स, पोजिशनल इनकोडिंग, मल्टी हेड अटेंशन, एड एंड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, एड एंड नॉर्म। और इसी तरीके से डिकोडर, डिकोडर के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं: आउटपुट, आउटपुट इम्बेडिंग, पोजिशनल इनकोडिंग, मल्टी हेड अटेंशन, एड एंड नॉर्म, अगेन मल्टी हेड। इसको हम कहते हैं, जो पहले वाला है इसको हम कहते हैं मास्टर मल्टी हेड अटेंशन, और दूसरे वाला जो होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टी हेड अटेंशन। देन फीड फॉरवर्ड, देन लीनियर, देन सॉफ्टमैक्स एंड देन आउटपुट। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट्स हैं इनके। इनकोडर की जो कोर फंक्शनैलिटी होती है वो क्या करता है? इनकोडर वो कॉन्टेक्स्ट रिलेशनशिप को समझता है और उसको रिजर्व करके रखता है। और जो डिकोडर है वो क्या करता है? वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है ये हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो अभी यहाँ तक क्लियर है कि इनकोडर और डिकोडर दो पार्ट हैं ट्रांसफार्मर के। और इनकोडर कॉन्टेक्स्ट रिलेशनशिप को प्रिजर्व करके रखता है, डिकोडर नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स अपने आप में फुल फ्लैश्ड हैं, और इन कंपोनेंट्स की भी अपनी पूरी एक वर्किंग फंक्शनैलिटी है, जिसके अंदर काफ़ी सारे सब कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब हम कंपोनेंट बाय कंपोनेंट इसको समझेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसके सब कंपोनेंट्स की बात करेंगे और इसके मैथमेटिक्स की बात करेंगे। अभी हम लोग सिंपल से इनकी वर्किंग को देखते हैं, वर्किंग क्रोनोलॉजी को देखते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं ट्रांसफार्मर को समझने के लिए: टोकनाइजेशन, इनपुट इम्बेडिंग्स, पोजिशनल इनकोडिंग्स, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी। और इस पूरी वीडियो में भी हम लोग इन सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। अब हम आ जाते हैं बिल्डिंग ए ट्रांसफार्मर पे। सपोज करो कि हम एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर को बना रहे हैं या बना लिया है, और अभी हमने इसको डेटा के साथ इंटरेक्ट नहीं कराया है, किसी भी डेटा के साथ इंटरेक्ट नहीं कराया है। तो इसके पास कोई भी डेटा नहीं है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने ट्रांसफार्मर बनाया है, उसमें इनकोडर और डिकोडर बनाया है, तो डिकोडर की तो फंक्शनैलिटी है कि वो नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करेगा, है ना। और नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करेगा, तो सपोज करो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, आई लव AI। अब मैंने डिकोडर को दिया आई और लव, तो उसे प्रेडिक्ट करना है AI। अब वो AI कैसे प्रेडिक्ट करेगा? या तो उसे ये वर्ड पहले से पता हो, राइट, या फिर इसके से और भी वर्ड्स जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, ये सारे वर्ड्स उसको ऑलरेडी पता हो। और फिर वो क्या करेगा कि इन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड पिक करेगा और यहाँ पे लगाएगा, और फिर उसको चेक करेगा कि ये सही है या नहीं है।
कंपेयर करेगा बेसिकली गिवन इनपुट के साथ कि ये सही है कि नहीं है। फिर अगर सही नहीं है तो दोबारा से बैक प्रोपगेशन होगा और दोबारा से ये साइकिल रिपीट होगी तब तक कि जब तक कि उसे क्लोजेस्ट वर्ड नहीं मिल जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये वर्ड भी ट्रांसफॉर्मर को कहाँ से पता चला, कैसे पता चला। तो इन सब का आंसर देने के लिए मैंने पूरे ट्रांसफॉर्मर को समझने के लिए 3 पार्ट में डिवीजन किया है। पहला जो फेस है वो है प्री प्रोसेसिंग फेस, दूसरा है ट्रेनिंग फेस और तीसरा है इन्फरेंस फेस। तो आइए देखते हैं कि प्री प्रोसेसिंग फेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्री प्रोसेसिंग फेस में यहाँ पे आपको चीज़ें बता दी गई हैं, टोकनाइजेशन, बिल्ड, टोकन जनरेशन, फ्लैग। ट्रेनिंग के अंदर ये मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इन्फ्लुएंस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वन बाय वन हम लोग अब इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले है प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग में आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमारे पास रो टेक्स्ट है। सपोज कि हमारे पास एक रो टेक्स्ट है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रो टेक्स्ट को टोकनाइज करेंगे। टोकनाइज कैसे, आई इटसेल्फ एक टोकन हो जाएगा, लव एक टोकन हो जाएगा, एआई एक टोकन हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टोकन बन गए। अब इन टोकन्स को में हम क्या करेंगे कि कुछ स्पेशल टोकन्स होते हैं उसको ऐड कर देंगे, जैसे पैड, सॉस, यूएस, यूएन के। इनका मतलब क्या है, पैड का मतलब पैडिंग हो गया, मतलब 0, इसका आईडी हो गई। सॉस का मतलब स्टार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया, इसकी आईडी 1 हो गई। यूएस का मतलब एंड ऑफ सेंटेंस हो गया, इसकी आईडी 2 हो गई। तो हम लोग स्पेशल टोकन्स को ऐड ऑन कर देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसको टोकन आईडी प्रोवाइड करते हैं, राइट। और फिर टोकन आईडी प्रोवाइड करने के बाद इनका हम लोग जो ये सेंटेंस है उसको टोकन आईडी की फॉर्म में उस सेंटेंस को लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी पैडिंग करते हैं। ठीक है, पैडिंग में आप देख रहे हो यहाँ पे 00 ऐड ऑन कर रहे हैं। तो आप डिटेल्स समझते हैं कि पैडिंग क्या है। अ, तो ये हम देख चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास सोर्स और टारगेट 2 वर्ड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि सोर्स को टोकन्स में डिवाइड कर रहे हैं, टारगेट्स को टोकन में डिवाइड कर रहे हैं और फिर टोकन में डिवाइड करने के बाद ये इसके टोकन बन गए। इस इन टोकन्स को में हम क्या कर रहे हैं कि जो स्पेशल टोकन्स हैं उसको ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, स्पेशल टोकन्स को ऐड ऑन कर देते हैं। ये हमारे पास स्पेशल टोकन की लिस्ट है, पैड, सॉस, यूएस, यूएन के, क्लास, सेप, मास्क, बीओएस। तो ये सारे के सारे हमारे पास स्पेशल टोकन्स हैं। अब उसके बाद इन टोकन्स को आईडी असाइन की जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास स्पेशल टोकन्स हैं उनको पहले आईडी असाइन कर दी गई है, उसके बाद जो हमारा डेटा है उसको आईडी दे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि पैडिंग की पैडिंग क्या होती है। तो मैंने बोला था कि जैसे आई लव ए आई है, इसकी लेंथ कितनी है, 3। ट्रांसफॉर्मर्स आर पावरफुल, इसकी लेंथ है 3। आई लाइक बुक्स वेरी मच, इसकी लेंथ है 5। अब यहाँ पे क्या होगा, इन टोकन का एक वेक्टराइज फॉर्म क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, इस पूरे जो हम टोकन आईडी देते हैं इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इंडेक्सिंग कहते हैं यहाँ पे टोकनाइजेशन में। तो अब यहाँ पे आई लव ए आई, तो यहाँ पे आई का जो इंडेक्स वैल्यू है कितना है, 3। तो हमने यहाँ पे वेक्टर में 3 लिख दिया। लव का 4, तो हमने यहाँ पे वेक्टर में 4 लिख दिया। और ए आई का तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। ये वेक्टर हो गया। इसी तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मर का देखा। तो मान लो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर को हम लोग दे देते हैं 9, 10, 11 आईडी, राइट। अब यहाँ पे आई लाइक बुक्स वेरी मच, इसको आई का अगेन हमारे पास ऑलरेडी है एक कि 3 है ना। लुक को हम दे देते हैं 12, बुक्स को हम दे देते हैं 13, वेरी को 14 और मच को 15। तो 3, 12, 13, 14 और 15। अब ये हमारे पास सारे सेंटेंसेस की लेंथ आ गई और सारे सेंटेंसेस को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। बट यहाँ पे
जो डीलिंग होती है वो होती है कि जितने भी सेंटेंसेस हैं उनकी वेक्टर लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अब वेक्टर लेंथ इक्वल कैसे होगी? तो अब देखो कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो वेक्टर है वो कितने है, उसमें कितने एलिमेंट है? 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट है। तो अब ये जो हमारे पास 3 एलिमेंट वाले वेक्टर है, इसकी हम पैडिंग करेंगे, यानी कि इसके लास्ट में हम नए एलिमेंट्स जोड़ देंगे। वो एलिमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट होगा 0, यानी कि 3 4 5 0 0। ये हो गई पैडिंग इसकी। 9 10 11 0 0, ये हो गई पैडिंग इसकी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं पैडिंग। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। तो हमने क्या किया कि पैडिंग कर लिया। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हो, है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो एम्बेडिंग्स आप समझ चुके हैं कि एम्बेडिंग्स में जनरली जो हमारे पास इंडेक्स होता है उसके अगेंस्ट रैंडम वैल्यूज जनरेट होती हैं इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, और उसी से वही उसकी वेक्टर वैल्यू हो जाती है ओवर द कंप्लीट मॉडल। तो और ये डिसाइड होता है कब? जब हमारा इनिशियलाइज होता है वेक्टर साइज और डायमेंशंस ऑफ द मॉडल। तो जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं तभी उसी टाइम पे ये चीज़ें क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका सिंपल आर्किटेक्चर है। इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर के अंदर इनपुट एम्बेडिंग्स, पोजिशनल इनकोडिंग, मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन, एड एंड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, एड एंड नॉर्म, ये कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली डिकोडर्स के पास ये कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को देखेंगे आगे। तो अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं पूरा इनकोडिंग कि इनकोडर किस तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो इनकोडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपने लास्ट देखा कि इनकोडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इनकोडर के अंदर सबसे पहले तो इनपुट होता है, राइट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनपुट होता है। इनपुट से आपका कहाँ पे जाता है? टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन से एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग से पोजिशनल इनकोडिंग, पोजिशनल इनकोडिंग से मल्टी हेड अटेंशन, और मल्टी हेड अटेंशन से एड एंड नॉर्म, और एड एंड नॉर्म से फीड फॉरवर्ड, एड एंड नॉर्म से फीड फॉरवर्ड, एंड देन फीड फॉरवर्ड से अगेन एड एंड नॉर्म, एंड देन डिकोडर में जा रहा है वैल्यू। ठीक है, तो ये इनकोडर के कंपोनेंट्स हैं। तो अब देखो कि इनकोडर में अगर सबसे पहले इनपुट जाता है तो वो इनपुट क्या होता है? इनपुट सेंटेंस वो लुकअप होगा। ठीक है, वो लुकअप होगा, उसका टोकनाइजेशन में टोकन बनेगा और फिर वो टोकन लुकअप होगा। ठीक है, तो वो लुकअप होने के लिए कहाँ पे जाएगा? जो हमारे पास वोकेबलरी लुकअप बन रखा है इंडेक्सिंग में, जहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारे पास टोकन्स को हमने इंडेक्स दिया है, लाइक हमने पैड को 0 दे रखा है, आई को 3 दे रखा है, लव को 4 दे रखा है। तो इस तरीके से क्या होगा? यहाँ पे वोकेबलरी लुकअप होगा। फिर वोकेबलरी लुकअप से क्या मिल जाएगा उन्हें? हाँ, टोकन आईडीज मिल जाएंगी। फिर इन टोकन आईडीज से क्या होगा? एम्बेडिंग लुकअप होगा। अब ये एम्बेडिंग लुकअप कैसे होगा? तो जब हमारा इनकोडर यानी कि इनिशियलाइज हुआ था, जिसका जो साइज बना था वोकेबलरी साइज इनटू में डायमेंशंस, तो उसके हिसाब से रैंडमली एम्बेडिंग्स जनरेट हुई थी। तो वो जो एम्बेडिंग है वहाँ से एम्बेडिंग लुकअप होगी कि 3 के अगेंस्ट कौन सी एम्बेडिंग है, 4 के अगेंस्ट कौन सी एम्बेडिंग है, 5 के अगेंस्ट कौन सी एम्बेडिंग है, और फिर सारी की सारी एम्बेडिंग लुकअप्स होकर के एक टेबल में आ जाएगी। तो ये इस तरीके से। अब क्या होगा कि पोजिशनल इनकोडिंग। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि इनकोडर के अंदर इनपुट हो गया, टोकन हो गया, एम्बेडिंग हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है पोजिशनल इनकोडिंग। अब चूंकि पोजिशनल इनकोडिंग पहले क्या था कि आरएनएन में ये चीज़ें सिक्वेंशियल होती थी, तो अब हमने आरएनएन को तो कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया।
तो अब पोजीशन कैसे पता चलेगी कि कौन से वर्ड के कौन से पोजीशन है, ताकि कॉन्टेक्स्ट और बेटर हो। तो पोजीशंस जो होते हैं, इस तरीके से पोजीशंस के अपने इंडेक्स होते हैं, और ये जो पोजीशन के इंडेक्स हैं इनके अगेंस्ट भी डायमेंशंस, जो वेक्टर डायमेंशंस हैं वो रेंडमली क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड मान लो कि पोजीशन 1 पे है, तो उसके साथ क्या होगा कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर इसके साथ ऐड हो जाएगा, इस वेक्टर के साथ। ठीक है, अगर कोई पोजीशन 0 पे है तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, अगर 1 पे है तो 1 के साथ ऐड हो जाएगा, अगर 2 के साथ है तो वो 2 के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड हो जाता है ना। तो अब पोजीशन अवेयर एम्बेडिंग्स कैसे क्रिएट होती हैं, तो जो हमारे पास एम्बेडिंग लुकअप से डेटा आया है ना, एम्बेडिंग्स बन करके आया किसका, इनपुट का, वो एम्बेडिंग प्लस पोजिशनल एम्बेडिंग जो कि पहले से भी हमारे पास बनी हुई है, तो उन दोनों को हम ऐड ऑन कर देते हैं, तो हमें एक मैट्रिक्स मिलता है, वेक्टर मैट्रिक्स मिलता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पोजीशन अवेयर एम्बेडिंग्स को, यानी कि जो डेटा है, जो इनपुट है, उसके पोजीशंस के साथ उनकी एम्बेडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमें पोजीशन अवेयर एम्बेडिंग्स मिल गया। ठीक है, अब पोजीशन अवेयर एम्बेडिंग्स मिलने के बाद क्या होगा, है ना, यहाँ तक का तो हमें काम समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके दिखाया गया है कि यहाँ पे हमारे पास एम्बेडिंग वेक्टर्स है 0.12 माइनस 0.23। ठीक है, और इसके अंदर हम जब ये डायमेंशनली ऐड कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स का एडिशन पता होना चाहिए, एडिशन और डिफरेंस कि कैसे करते हैं हम, दो मैट्रिक्स को का सम कैसे निकालते हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे निकालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए, तो आप इसको मैनुअली अच्छे से समझ सकते हो। 0.7, 0.10, 0.3, अब इसमें ये वाला डायमेंशन हमने ऐड किया तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। सिमिलरली इसमें हमने ये ऐड किया तो ये वैल्यू निकल के आई, इसमें हमने ये ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। ये आपको समझाने के लिए है, एग्जैक्टली मैंने पोजीशंस वगैरह लेकर के नहीं करी है। ये जब हम इनकोडिंग वाले पार्ट को पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे तब हम एक्यूरेट पोजीशन में सारी चीज़ें लेंगे। ये जस्ट इमेजिनेशन है कि इमेजिनेशन नहीं, बेसिकली ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो आपको पोजिशनल इनकोडिंग क्लियर हो गया होगा, एम्बेडिंग वेक्टर्स क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से पोजीशन अवेयर एम्बेडिंग्स क्रिएट होती है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से जो डेटा आता है, ठीक है, वो आता है किसके पास, मल्टी हेड अटेंशन के पास। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि मल्टी हेड अटेंशन में क्या होता है। तो अब जो पोजिशनल इनकोडिंग है, अब पोजिशनल इनकोडिंग कैसे जनरेट होती है मैथमेटिकली, है ना। तो पोजिशनल इनकोडिंग जनरेट करने के लिए हमारे पास ये दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब पोजिशन, ये दो फॉर्मूलाज हैं जिसके बिहाफ पे पोजिशनल इनकोडिंग होती है। अब कैसे करते हैं पोजिशनल इनकोडिंग, तो सपोज करो कि आई लव ए आई है, जिसमें आई की पोजीशन 1 है और जो डायमेंशन है मॉडल का वो है 8। ठीक है, 8 डायमेंशन मॉडल है और जो पोजीशन है वो है 1। तो अब सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डायमेंशन को। ठीक है, कि डायमेंशन 0 के लिए वैल्यू क्या होगी, डायमेंशन 1 के लिए वैल्यू क्या होगी। इसी तरीके से कितने डायमेंशन निकलेंगे, अप टू डायमेंशन 7, क्योंकि डायमेंशन मॉडल का साइज कितना है 8, तो 0 से अगर हम लेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक जाएगा, है ना। तो अब इसमें आई की वैल्यू तो 0 हो गई, है ना। पोजीशन अगेन जो हमारे पास इंडेक्स की पोजीशन आएगी कि आई लव ए आई, तो आई की पोजीशन क्या है, कहाँ पे, है ना। तो आई सबसे पहले है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। लव अगर पहले है तो इसकी पोजीशन कितनी हो गई 2। आई उसके बाद है तो इसकी पोजीशन कितनी हो गई 3। तो ये हमने यहाँ पे आई की पोजीशन ले ली कि आई की पोजीशन है 1, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये कैपिटल आई है, आई लव ए आई वाला, तो इसकी पोजीशन कितनी है हमारे पास 1, है ना। तो इस पोजीशन, इस वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में फिट करेंगे, तो पोजीशन की वैल्यू कितनी है 1, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है। ठीक है, 10,000 यहाँ पे 10,000 है,
देन है 2i, आई की वैल्यू कितनी है 0, तो अगर हम 2 इंटू में 0 करें तो 0 ही होगा, तो आप 0 डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ मॉडल, डायमेंशन ऑफ मॉडल हमने कितना लिया है 8। अब अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस है वो वैल्यू कितनी होगी 0, और किसी भी पावर पे अगर 0 है तो मतलब किसी भी वैल्यू पे पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। और जो फंक्शन आगे है वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 1 की वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से हम डायमेंशन पोजीशन 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो एक बार हम साइन लगाएंगे फिर कोस लगाएंगे, यानी कि इवन डायमेंशंस के लिए साइन का फॉर्मूला और ऑड डायमेंशन के लिए कोसाइन का फॉर्मूला, और फिर उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे पोजीशन के सीक्वेंस में, जितना एरे है जितना हमारा डायमेंशन है तो उसके हिसाब से। इस तरीके से हम पोजीशंस को कैलकुलेट करते हैं और पोजीशन वेक्टर क्रिएट होता है। आई होप कि पोजीशन वेक्टर कैसे क्रिएट होता है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी हेड अटेंशन की। तो मल्टी हेड अटेंशन, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अटेंशन क्या होता है। तो अटेंशन क्या है, यहाँ पे अटेंशन एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि फोकस मतलब मॉडल को फोकस करने के लिए कहता है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड पे सबसे ज़्यादा फोकस करे, ठीक है, जो कि उसके रिलीवेंट हो। क्लियर? जैसे सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे एआई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आगे हमें आकर के यहाँ पे कोई हिस्ट्री पढ़ाने लगे तो हम उस पर फोकस करेंगे नहीं, हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। हम अभी क्या लर्न कर रहे हैं, एआई लर्न कर रहे हैं। तो अगर एआई के रिस्पेक्टिवली कोई बात होगी तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर हम ज़्यादा अटेंशन देंगे। तो उसी तरीके से अटेंशन मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिसमें एक वर्ड ये सीखता है कि उसको पूरे सेंटेंस में से किन वर्ड्स पे ज़्यादा अटेंशन देना है, या किन वर्ड्स पे अटेंशन कितना अटेंशन देना है, और वो वर्ड उसके लिए कैसे रिलेवेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम कहते हैं अटेंशन। जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास आई लव ए आई है। अब लव के अगेंस्ट, ठीक है, लव के अगेंस्ट आई का 20% है और ए आई का 50% है, ठीक है। तो लव किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, ए आई पे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 50% है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं अटेंशन। अब मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है, मल्टी हेड अटेंशन ये होता है कि जिसमें मल्टीपल हेड्स होते हैं पैरेलली, और हर हेड हर हेड क्या करता है कि फोकस करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इसको, हर हेड कैसे फोकस करता है, तो हम लोग यही एग्जांपल ले रहे हैं, आई लव ए आई। तो मान लो कि यहाँ पे तीन पैरेलली अगर हम करें तो तीन हेड सपोज बने, ठीक है। तो एक आई के लिए बना, एक लव के लिए बना, और एक ए आई के लिए बना। तो आई किस पे फोकस करेगा, आई फोकस करेगा लव और ए आई पे। लव किस पे फोकस करेगा, आई और ए आई पे। ए आई किस पे फोकस करेगा, ऑलरेडी आई और लव पे, राइट। तो ये क्या, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टी हेड अटेंशन, ठीक है। तो मल्टी हेड अटेंशन लेट्स द मॉडल फोकस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पे फोकस करता है साइमल्टेनियसली टू कैप्चर मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन टोकन्स, कि इन टोकन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इस पे। अब ये कैसे करता है, तो अब इसमें तीन वैल्यू आती है, ठीक है, क्वेरी, की एंड वैल्यू। तो जितने भी टोकन्स होते हैं, जैसे मान लो आई हमारे पास टोकन है, तो आई के लिए भी तीनों क्यू के वी ये तीनों चीजें जनरेट होगी। लव, तो लव के लिए भी क्यू के वी ये तीनों चीजें जनरेट होगी। वैल्यू के लिए भी क्यू के और वी ये तीनों चीजें जनरेट होगी, ठीक है। तो सेल्फ अटेंशन में
जितने भी टोकन्स होते हैं, तो उन टोकन्स से क्या होता है कि वो 3 फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्वेरी, की एंड वैल्यू। ठीक है, हर टोकन ये तीनों वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो अब यहाँ से आता है कि अब इनके थ्रू किस तरीके से अटेंशन कैलकुलेट होता है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है अटेंशन कैलकुलेट करने का ट्रांसफॉर्मर में, कि जब अगर पोजिशनल इनकोडिंग होती है तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर, किस तरीके से पोजिशनल इनकोडिंग के बाद अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन से अटेंशन कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आई लव ए आई, इनका हमें पोजिशन अवेयर एम्बेडिंग मिल चुका है ना, हमने देखा था। अब इनके अगेंस्ट क्या होगा, क्यू के भी, ये तीनों क्रिएट होंगे। तो अब क्यू के भी कैसे क्रिएट होता है, तो क्यू का फॉर्मूला है एक्स इंटू में डब्ल्यू क्यू, के का फॉर्मूला है एक्स इंटू में डब्ल्यू के, वी का फॉर्मूला है एक्स इंटू में डब्ल्यू वी। अब डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू के और डब्ल्यू वी क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू के, डब्ल्यू वी, ये क्या है, ये वेट है, रैंडम वेट्स, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि ये वेट्स रैंडमली जनरेट होते हैं। इन वेट्स का मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर वेट लिया जाए, ये वेट रैंडमली जनरेट किए जाते हैं इनिशियली, और फिर धीरे धीरे लर्निंग से ये वेट एडजस्ट होते हैं और वहाँ से एक्चुअल वेट गेन करते हैं। तो यहाँ पे ये वेट्स रैंडमली जनरेट होते हैं। एक्स क्या है, एक्स बेसिकली है इनपुट, जो कि लिया गया है पोजीशन अवेयर एम्बेडिंग से। तो सपोज हमें आई के अगेंस्ट अगर क्यू के भी कैलकुलेट करना है, तो आई के लिए एक्स क्या हो गया, ये वाला जो मैट्रिक्स हो गया, ये वाला जो वेक्टर हो गया, ये आई के लिए एक्स हो गया। ठीक है, और वेट्स तो यहाँ पे हम रैंडमली ले ही रहे हैं। तो अब अटेंशन हम स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अटेंशन स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्यू इंटू में ट्रांसपोज ऑफ के। ठीक है, अब अगेन आप देखो यहाँ पे कि मैट्रिक्स अगेन आ गया है ना। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना था, अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पता होना चाहिए, फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये पता होना चाहिए। तब हम जाकर के अटेंशन स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, दो तरीके की मल्टीप्लिकेशन होती है, स्केलर और वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है बेसिकली, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दो चीज़ें होती है, तो हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अब क्यू के टी, अब क्यू के टी से हमें कुछ वैल्यू मिल जाती है। अब ये वैल्यू हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, तो अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम, यानी कि स्केल करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट अंडर डी के, रूट अंडर डी के क्या है, यहाँ पे डायमेंशंस है। ठीक है, उससे हम डिवाइड करते हैं, कि डायमेंशन के रूट से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो जो हमें स्कोर मिलता है वो हमारा अटेंशन स्कोर होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि क्यू के टी अपन में रूट अंडर डी के है, जिससे कि हमें अटेंशन स्कोर मिल रहा है। तो ये आई लव ए आई, तो ये इसका अटेंशन स्कोर कैलकुलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ये चीज़ें, अब ये क्यू के भी कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो अगेन मान लो क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। ठीक है, डब्ल्यू क्यू की इनिशियल वेट की वैल्यू हमने 0.5 ले ली, तो वो एक्स से मल्टीप्लाई होकर के एक पूरा का पूरा एक वेक्टर बनाएगा, जितना भी डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग उतने बाय उतने का एक स्क्वायर वेक्टर बनेगा, और फिर ये वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर के, और फिर क्यू की वैल्यू जनरेट होगी, और इसी तरीके से के की वैल्यू, इसी तरीके से वी की वैल्यू, फिर वो ट्रांसपोज होगा, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा अटेंशन स्कोर वगैरह कैलकुलेट होगा। अब आता है अटेंशन वेट। अटेंशन वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलती है यहाँ अटेंशन से, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉफ्टमैक्स में पास कर देते हैं। जो हमारा अटेंशन स्कोर होता है वो सॉफ्टमैक्स में हम जब पास कर देते हैं, तो वहाँ से हमें अटेंशन वेट मिल जाता है। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट कैसे मिलता है, तो कॉन्टेक्स्ट हम जो अटेंशन वेट मिला उसको अब हम लोग वी से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो
वहाँ से हमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, यानी कि वेटेड सम मिल जाता है। तो इस तरीके से मल्टी हेड अटेंशन वर्क करता है, राइट। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पूरा का पूरा अटेंशन कैलकुलेशन है किस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे क्यू के भी वैल्यू हमारे पास जनरेट करानी है, तो हमने यहाँ पे मतलब ये ले लिया है कि डब्लू जो रैंडम वेट्स है तीनों के लिए सेम ही 0.5। तो अब डब्लू क्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो डब्लू क्यू के लिए हमने क्या किया कि 0.5 0.5 4x4 का एक मैट्रिक्स बना लिया, राइट। अब अब अगर हमें क्या करना है कि क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x इंटू में डब्ल्यू क्यू, तो क्यू मैट्रिक्स ये है और x हमारा ये आ गया i। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा और फिर हमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये क्यू हो गया। सिमिलरली हम k के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, v के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये q है, ये k है और ये v है, तीनों वैल्यू हमें मिल गई। अब तीनों वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला पे फिट करते हैं, राइट। अब इस फॉर्मूला में फिट करने के लिए q k, तो पहले k का ट्रांसपोज निकलेगा, फिर वो q से उसका डॉट प्रोडक्ट होगा और फिर वो डॉट प्रोडक्ट होने के बाद रूट अंडर डी से डिवाइड होगा। रूट अंडर डी का मतलब डायमेंशन कितना है, तो अब अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि डायमेंशन 4 है, तो उसका रूट कितना निकलेगा 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद जब कंप्यूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारा पूरा का पूरा अटेंशन स्कोर कैलकुलेट होता है। और फिर जब ये अटेंशन स्कोर कैलकुलेट होने के बाद सॉफ्टमैक्स में जाता है, तो सॉफ्टमैक्स में जाने के बाद ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होता है, राइट। तो ये हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है और फिर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होने के बाद ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट बनता है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आई है सॉफ्टमैक्स में पास होने के बाद उसको हम v से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जो हमें डेटा मिलता है उससे हमें कॉन्टेक्स्ट का पता चलता है। तो ये कंप्लीट मैथ्स है बिहाइंड दिस। इसको हम पूरे अच्छे तरीके से कंपोनेंट बाय कंपोनेंट भी समझेंगे, जहाँ पे हम एक एक्चुअल डेटा लेंगे, उसकी एम्बेडिंग्स को करेंगे, उसके वेक्टर्स को लेंगे, जहाँ पे हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, इन सबको भी मैथमेटिकली कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मल्टी हेड अटेंशन के बाद चीज़ें कहाँ पे आती हैं, चीज़ें आती हैं ऐड एंड नॉर्म पे, ठीक है। ये हम लोग देख ही चुके हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मल्टी हेड अटेंशन की वर्किंग हमने देख ही ली है, तो अब है ऐड एंड नॉर्म पे। अब ऐड एंड नॉर्म क्या करता है कि ये ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ ऐड करता है। यहाँ पे दो टर्म है, ऐड एंड नॉर्मल, ठीक है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल कनेक्शंस, रेसिडुअल कनेक्शंस। अब ये रेसिडुअल कनेक्शंस कैसे बनता है ना, इसको हम देखते हैं आगे। तो बेसिकली रेसिडुअल कनेक्शंस यानी कि ऐड एंड नॉर्म में क्या होता है कि एडिशन होता है और नॉर्मलाइजेशन होता है। बट ये एडिशन और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है ना, इसको देखते हैं। तो रेसिडुअल कनेक्शंस में क्या है आपका कि ये मतलब नॉर्मलाइज करता है, जो प्रीवियस वैल्यूज होती है उनको प्रिजर्व करके रखता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, मान लेते हैं कि एक जो वेक्टर था, ठीक है, तो उसका जो इनिशियल वैल्यू थी, अटेंशन वैल्यू, वो ये थी, ठीक है। अटेंशन में आने के बाद उसका आउटपुट ये आया है। तो अब अगर इसका रेसिडुअल कनेक्शन बनेगा, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, ऐड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये इस तरीके की मैट्रिक्स बन गई। अब ये वैल्यू क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो अब इनको नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो है इनका मीन निकालते हैं। तो इसका मीन जब हम निकालेंगे तो हमें ये मीन आया। मीन निकालने के बाद
ये नॉर्मलाइज का फॉर्मूला है x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। इसका जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 1.67 अप्रॉक्स में आएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि मीन मीडियन मोड क्या होता है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाले कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस कैलकुलेशन को कर पाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू क्या किया कि इस पूरे को नॉर्मलाइज करके एक वैल्यू निकाल ली, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हर एलिमेंट के लिए एक एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो और जो वैल्यू आएगी फिर उसको हम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एड एंड नॉर्म के बाद एक कॉन्टेक्स्ट अवेयर वेक्टर हमें मिल जाएगा, जिसको कि अब कॉन्टेक्स्ट भी पता है ना, एम्बेडिंग्स मतलब पोजीशन भी पता है, एक्चुअल इनपुट भी पता है। अब ये जाएगा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के पास, ठीक है। अब ये एड एंड नॉर्म है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आई होप कि ये तो क्लियर हो ही गया हो, और इसको हम लोग आगे मैट्रिक्स को हम देखेंगे, समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है ना। तो अब हम आते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में। अब फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में हम ये देखते हैं कि हमारे पास इनपुट है ना। अब ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में हम रिलेट कर सकते हैं जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें इनपुट होता है, आगे वेट्स होते हैं, बाइसेस होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, और फिर आउटपुट आता है, प्रेडिक्ट होता है। फिर वो आउटपुट अगर प्रॉपर नहीं होता है तो अगेन उसमें बैक प्रोपगेशन होता है, फॉरवर्ड पासिंग होती है, बैकवर्ड पासिंग होती है, वेट अपडेट होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमें देखने पड़ेंगे कि ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, और फिर यहाँ से हमें आउटपुट निकलेगा। तो अब इन सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में मैं नहीं डालता हूँ, बस ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये हमारे पास फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, जिसमें कि इनपुट लेयर्स है, वेट है, और ये हमारे पास हिडन लेयर्स हैं, और फिर आउटपुट हमें मिल रहा है। तो अब इन पे कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें तो ये हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ से हमें आउटपुट सिंप्लीफाइड वे में मिल जाता है ना। यहीं पे सारी की सारी कैलकुलेशंस होती है, जैसे कि बैकवर्ड पास, फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें, वेट अपडेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर के हमें एक रिजल्ट मिल जाता है, और फिर वो रिजल्ट हम लोग सिंपली डिकोडर में पास ऑन कर देते हैं। तो इनकोडर तक का तो इतना ही कॉन्सेप्ट है ना। और तो यहाँ पे हमने प्री प्रोसेसिंग देखा। प्री प्रोसेसिंग तक में क्या है कि हम लोग एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो एम्बेडिंग्स कैसी होती हैं, वो एम्बेडिंग्स हमारी वेक्टर्ड फॉर्म में होती है, और वो हम लोग एज ए वोकेबलरी ट्रांसफार्मर को देते हैं। उसके बाद इनकोडर अगर हमारा काम करता है तो इनकोडर में अगेन ट्रेनिंग के लिए इनपुट आता है। वो क्या करता है, वो अब जो हम कहते हैं कि टोकनाइजेशन होता है, तो टोकनाइजेशन होता है। उसके बाद टोकनाइजेशन के बाद हम कहते हैं कि वो टोकन आईडी देते हैं, तो हम वो टोकन आईडी नहीं देते, वो टोकन आईडी लुकअप होता है जो नॉलेज वेक्टर बना हुआ है, जो हमारा वोकेबलरी बना हुआ है उससे। इसी तरीके से एम्बेडिंग वेक्टर क्रिएट नहीं होता है, एम्बेडिंग वेक्टर लुकअप होता है, ठीक है। और तो हमारा एम्बेडिंग वेक्टर और लुकअप हो जाता है, तो वहाँ तक हमें एम्बेडिंग मिल जाती है इनपुट की एम्बेडिंग मिलने के बाद फिर क्या होता है कि पोजीशन क्रिएट होता है। पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हमने देख लिया कि कोस और साइन की हेल्प से पूरी की पूरी पोजीशन वेक्टर क्रिएट होती है। फिर इस पोजीशन वेक्टर को जो हमारे पास एम्बेडिंग वेक्टर है उसमें ऐड करते हैं, तो हमें पोजीशन अवेयर वेक्टर मिल जाता है। फिर अगर हमें पोजीशन अवेयर वेक्टर मिल जाता है तो अब यहाँ से हमें क्या हो गया कि जो पोजीशन है, ठीक है, तो यानी कि जो पोजीशन इनकोडिंग है वहाँ तक का हमें डेटा मिल जाता है। उसके बाद फिर वो मल्टी हेड अटेंशन में जाता है। फिर अटेंशन किस तरीके से वर्क होता है करता है ये भी हम देख चुके। फिर मल्टी हेड अटेंशन से वो एड एंड नॉर्म में जाता है। एड एंड नॉर्म किस तरीके से वर्क करता है हमने ये भी देख लिया।
फिर एडर नॉर्म से वो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में जाता है। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का भी हमने देख लिया कि किस तरीके से समझ लिया है मोटा मोटा, किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। और फिर यहाँ से अगेन डेटा कहाँ जाता है, एडर नॉर्म में जाता है। और फिर वहाँ से डेटा जाता है डिकोडर में। डिकोडर में कहाँ पे जाता है, क्रॉस अटेंशन में जाकर के ये मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं डिकोडर की, है ना। तो ये डायग्राम आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ से डेटा कहाँ पे आया, ये जो है हमारे पास ये है क्रॉस अटेंशन, क्रॉस मल्टी हेड अटेंशन, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टी हेड अटेंशन में क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आउटपुट है और यहाँ पे है शिफ्टेड राइट लिखा हुआ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो जो हम इनपुट देते हैं, जैसे हम लोग इनपुट देते हैं मुझे एआई पसंद है, ठीक है, ये प्रेडिक्ट करना है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं कि इसके साथ हम पैडिंग को ऐड ऑन कर देते हैं, क्योंकि ये टोकन है। इस टोकन के साथ हम लोग एक पैडिंग यानी कि एसओएस को ऐड कर दिया हमने। अब इसको क्या करना है कि नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। तो इसके साथ जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो ई वो एस होगा, ठीक है। तो ये जो प्रेडिक्ट करेगा ये क्या करेगा कि मुझे इस टोकन को लिखेगा, इस टोकन को लिखेगा, इस टोकन को लिखेगा, इसको लिखेगा और फिर लास्ट में यूएस लिखेगा, एसओएस को हटा देगा, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से यूएस जनरेट कर देता है डेट मीन्स कि ये सही प्रेडिक्शन कर रहा है। अगर ये नहीं करता है यूएस को जनरेट तो इसका मतलब ये सही प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है। अगेन फिर से क्या होगा कि साइकिल स्टार्ट होगी और फिर ये दोबारा से नई चीज़ को प्रेडिक्ट करेगा। तो राइट शिफ्ट का मतलब तो आपको समझ में आ गया है ना। और इसी लर्निंग कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग टीचर फोर्सिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। इस ट्रेनिंग टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, टीचर फोर्सिंग टेक्निक कहते हैं, जिसमें कि हम ऑलरेडी बता देते हैं कि आपको नेक्स्ट वर्ड ये प्रेडिक्ट करना है। और अगर जब तक वो प्रेडिक्ट नहीं होता है तब तक हम उसको साइकिल में बार बार बैक प्रोपेगेट करके निकालते रहते हैं। अब यहाँ से आ गया इनकोडर डिकोडर और तीन अटेंशन, यानी कि इनकोडर के अंदर एक अटेंशन है ना, जो सेल्फ अटेंशन है। डिकोडर के अंदर जो एक अटेंशन है उसको मास्क्ड सेल्फ अटेंशन कहते हैं और जो तीसरा वाला है उसको हम कहते हैं क्रॉस अटेंशन। मास्क्ड सेल्फ अटेंशन क्या करता है कि ये वैल्यू को देखता है कि जो प्रीवियसली जनरेटेड वैल्यूज हैं उसमें चेक करता है कि उसमें प्रेडिक्टेड वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। अगर उसको वहाँ प्रेडिक्टेड वैल्यू मिल जाती है तो वो आगे जाकर के प्रेडिक्ट कर देता है। अगर उसको वहाँ पे वो वैल्यू नहीं मिलती है तो वो क्या करता है कि जो इनकोडर ने डेटा दिया है, जो कॉन्टेक्स्ट दिया है, उस कॉन्टेक्स्ट से वो वैल्यू को सर्च करने की कोशिश करता है। अगर इसको वहाँ पे डेटा मिल जाता है तो वहाँ से वो नया वैल्यू जनरेट कर लेता है और जनरेट करके प्रेडिक्ट करके दे देता है, टोकन को आगे कर देता है, ठीक है। बैक प्रोपगेशन क्या है, तो बैक प्रोपगेशन अगेन इस वीडियो में तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर नहीं होगा। सिंपली हम बैक प्रोपगेशन समझने के लिए ये बोल देते हैं कि लॉस फंक्शन कैलकुलेटर है, यानी कि एक जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है ना, इस फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में इनपुट होता है। ये इनपुट लेयर्स से पास होता है, लेयर से पास होने के बाद वैल्यू प्रेडिक्ट होती है, वेट वगैरह भी ऐड ऑन होते हैं, वेट बाइस ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है, वैल्यू प्रेडिक्ट होती है। अगर ये वैल्यू प्रेडिक्ट एक्यूरेट वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं हुई या फिर आसपास की वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं हुई तो दोबारा से क्या होता है कि ये कैलकुलेट होता है कि कितना लॉस है, ठीक है। और फिर इस लॉस के अकॉर्डिंग दोबारा से प्रोपगेशन होता है, ये साइकिल रिपीट होती है और दोबारा से प्रेडिक्शन होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बैक प्रोपगेशन कहते हैं। और इस बैक प्रोपगेशन में वेट जो है वो अपडेट होता है, यानी कि पहले वेट मान लो 0.5 था, तो अगर हमें वेट को इंक्रीज करना है तो 0.7 हो जाएगा, अगर हमें वेट को डिक्रीज करना है तो 0.3 हो जाएगा। तो ये कितना अपडेट या कितना डिक्रीज करना है ये सेल्फ डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉस, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन। लॉस फंक्शन हम समझ चुके हैं कि लॉस क्या होता है, प्रेडिक्शन करता है। प्रेडिक्शन में वो टारगेट वैल्यू है, जो एक्चुअल टारगेट वैल्यू है उससे कितना कम है तो वो कैलकुलेट होता है लॉस की फॉर्म में और उसी के अकॉर्डिंग वेट अपडेट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं लीनियर लेयर पे।
कि लीनियर लेयर क्या करता है। तो लीनियर लेयर बेसिकली क्या करता है कि ये जो है वो क्या करता है कि हिडन स्टेट को स्कोर करता है, वोकेबलरी स्कोर देता है। दैट मीन्स लीनियर लेयर ट्रांसफॉर्म हिडन रिप्रेजेंटेशन इनटू स्कोर्स कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी टोकन इन द वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी में हमारे जितने भी टोकन होते हैं जिनके जो हिडन रिप्रेजेंटेशन होता है उसको स्कोर करता है लीनियर लेयर। और जिसमें कि लॉगिट वगैरह है। अब लॉगिट फंक्शन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, अगेन ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स बेसिकली क्या करता है, तो सॉफ्टमैक्स जो है पूरे स्कोर को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करता है। अब सॉफ्टमैक्स की पूरी क्या फंक्शनलिटी है, क्या मैथमेटिक्स है, कैसे वर्क करता है, अगेन ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टमैक्स है, ये दिखाया गया है कि सॉफ्टमैक्स जो डेटा इसको मिलता है उसको एक प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है, और इसी में जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो एज ए नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे समराइजेशन है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि वेक्टर से वर्ड कैसे होता है। तो डिकोडर इनपुट, लीनियर लेयर, लॉजिक, सॉफ्टमैक्स, फिर प्रेडिक्टेड टोकन, है ना। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं तब जा कर के वो एक वर्ड हमें प्रेडिक्ट करके देता है। ठीक है, तो अब अभी तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देख लिया। हमने टोकनाइजेशन देख लिया, एम्बेडिंग देख लिया, पोजिशनल इनकोडिंग कैसे वर्क करता है ये देख लिया, सेल्फ अटेंशन फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कैसे वर्क करता है ये देख लिया, डिकोडर के अंदर मार्क्स टू क्रॉस अटेंशन कैसे वर्क करता है ये देखा हमने। लीनियर और सॉफ्टमैक्स तो मोटा मोटा हमने जो ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से वर्क करता है, उसके कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, ये हमने पूरा का पूरा देख लिया। अब हमें नेक्स्ट वीडियो जो मैं कोशिश करूँगा लाने की, कि ट्रांसफॉर्मर के एक कंपोनेंट को उठाऊँगा, उस कंपोनेंट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करके उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बिहाइंड मैथमेटिक्स क्या क्या है, एक रियल एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।